Namaskar. Thank you so much for joining in time. What can be the electoral reforms for a successful democracy? सफल लोकतंत्र के लिए चुनावी सुधार क्या हो सकते हैं? To enhance India's democracy, several critical reforms are necessary. I think today is an ideal day when we can see the preamble of our constitution. There are few lines that we the people of India, having solemnly resolved to Constitution of India into sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens. And there are very good points up there like justice, liberty, equality, fraternity. These words are very key words in our Constitution. And that was the aim when we started moving in 1949 with help of this constitution. समाज का मतलब है एक साथ चलना, सबको, और एंटायर सिटीजन हैज टू बी टेकन अलोंग, सभी को आगे बढ़ाना। चारों तरफ गंदगी हो और हम अपने घर में चैन से नहीं रह सकते, सभी करा रहे हो और हम अकेले खुश नहीं रह सकते। ये सब सच्चाइयां हैं। तो देखना पड़ेगा कि हमको कैसा नेतृत्व चाहिए और उसके लिए एक प्रक्रिया की जरूरत पड़ती है। केवल कहने से कि हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे और तुम्हारे पास नैतिकता की परिभाषा भी है जो ऐसा बोलते हो, तो ये सब बातें हैं। एंड फॉर विच काइंड ऑफ लीडर वी वांट। कहते हैं कि यदि हमारे यहाँ कहावत है ना गांव में कि सरसों से भूत झाड़ते हैं, तो जाता है तुमको, यदि सरसों में ही भूत घुसा हो तो क्या करेंगे। सो टुडे इज द सिचुएशन जो आज हमारे स्थिति है, हम सब लोग इससे वाकिफ हैं। और यदि आप पास्ट में जाएं जिनके बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशंस बने थे या उसके पहले भी जाएं, तो भारत का जो प्राण धर्म है वो हम सब जानते हैं कि आध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी है, रिलीजन नहीं है, कोई इज्म नहीं है। ऋग्वेद के संग छद्म से लेकर के और फिर वसुधैव कुटुंबकम से लेकर के और सर्वे भवन्तु सुखिनः तक की जो महान ऋषियों की वाणियां हैं, यह एक सार्वभौमिक मानसिकता को दर्शाता है और यूनिवर्सलिज्म को दर्शाता है। और इसी को मध्य रखते हुए हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन बना था। इस तरह की मानसिकता हो, वहां की यदि परिभाषित हम करें भारतवर्ष को, या हिंदू, यहाँ हिंदू मतलब जो सिंधु नदी से इस पार रहते थे उन सबकी बातें कह रहे हैं, उन सारे जो सिटीजन्स हैं उनकी बातें हम लोग कह रहे हैं। तो आज एक विशेष बात याद आ रही है कि कहते हैं हिंसते द्वेष भावना यह सह हिंदू। हिंदू वह है, मतलब हम जो सिंधु के इधर रहते हैं उनकी जो अवधारणा थी, उनकी जो प्राण धर्म था आध्यात्म, उनकी परिभाषा के अनुसार जो हिंदू है वो है ऑल इंक्लूसिव, सर्वभूतेषु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, चर अचर, गुलमलताएं, पुष्प, सबको लेकर के चलने वाली भावना ही है वो हिंदू भावना है। लव फॉर ऑल, hatred for none, and that is the definition of Hindu. There is not even trace of hate. So that is आदि धर्म, that is भागवत धर्म, that is सनातन धर्म। उस तरह की संस्कृति को लेकर के एक कॉन्स्टिट्यूशन बना के हम लोग आगे चलने का प्रयत्न किए थे या कर रहे हैं। लोग बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो अच्छे लोगों को पॉलिटिक्स में आना होगा, गवर्नेंस में आना होगा। पहली जरूरत है आदमी की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स की गारंटी तो हो। यदि ये बात नहीं रहेगी तो आम आदमी जो है अपने वोट बेचने को मजबूर हो जाएगा गरीबी में। तो युगस्य सर्वनिम्न मानवर्धनम सर्वेषां विधेयम, ये विधायिका के थ्रू यदि जब तक ये चीजों की गारंटी नहीं होगी तो हमारे एक अब्दुल कलाम जी थे जो बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, वैज्ञानिक हुए और बहुत बड़े हमारे विद्वान हुए, हमारे लिए एक सदविप्र की श्रेणी में हम उनको रख सकते हैं। तो भारत के लोकतंत्र को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार की आवश्यकता है, जिसमें हम सब जानते हैं कि मोरालिटी, एजुकेशन, अवेयरनेस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल पर्सपेक्टिव जो है, जैसा कि हम जानते हैं कि डेमोक्रेसी के लिए इन चीजों की बड़ी अहमियत है, जिसमें शिक्षा है, नैतिकता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक चेतना एंड गारंटी ऑफ बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स विच आई डिस्कस्ड।
तो इस तरह से जो हमारी इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग है इसके लिए बनाई गई है, जिसमें कि पॉलिटिक्स है, इकोनॉमी है, जुडिशियरी है, ब्यूरोक्रेसी है, इवन ऑडिटर जनरल है, तो विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, और विशेष करके विधायिका की बात कह रहे हैं क्योंकि हम लोग आज चुनाव सुधार की बात कह रहे हैं। तो चुनाव में आज हम देखते हैं धन, बल, आपराधिक प्रभाव और मतदाता हेर फेर, आई मीन अति हो गया है। अभी तो आपने ने देखा कि कितनी हल्ला चल रहा है पूरा भारतवर्ष में कि ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। तो राजनीतिक दलों के वित्त पोषण में भी पारदर्शिता होनी चाहिए, विच इज ऑल्सो अ लैक ऑफ पॉइंट। तो क्या आज एक नैतिक महान सेवक व्यक्तित्व का धनी विदुषी मनुष्य क्या पॉलिटिक्स में चुनकर आ सकता है? ऐसा माहौल बनाना किसका काम है? दैट इज द जॉब ऑफ इलेक्शन कमीशन। निष्पक्ष चुनाव आयोग का ये काम है, चुनाव आयोग का काम है निष्पक्ष चुनाव कराना। तो इसके लिए हम लोग जो चीजें देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू हैव सीन रिसेंटली हाउ रैशनल आइडिया जो सुप्रीम कोर्ट से आया था कि जो दो दल रहेंगे, जो कि गवर्निंग दल है और जो अपोजिशन पार्टी है, और एक सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द सिलेक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन, एंड दैट वाज टर्न डाउन बाय ऑर्डिनेंस and made it irrational, I mean, a rule, I mean, which is any person having a common sense can sense the malign intention behind that. So this इसके संदर्भ में ये सब्जेक्ट को लाना पड़ा। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि इन बातों में आप अपने विचार रखें। सो थैंक यू वेरी मच। आई थिंक आई हैव मेड द पर्सपेक्टिव clear, and any of you can unmute and speak on the subject. Poonam Didi is an advocate. I expect her to speak always. नमस्कार दादा। नमस्कार दीदी। नमस्कार एवरीवन। वैसे तो मुझसे विद्वान लोग यहाँ हैं और वो इस पे प्रकाश डालेंगे ही, लेकिन दो तीन चीजें हैं जिसपे हम लोग अभी विचार कर सकते हैं। अभी तो कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले के पेपर में मैं देख रही थी कि एक रिटर्निंग ऑफिसर पे कोर्ट ने कार्रवाई की कि वो 5 वोट जो थे उसको उन्होंने घोषित कर दिया कि वो गलत है, रिजेक्ट कर दिया, क्रॉस कर दिया। और बाद में जब कोर्ट में केस हुआ तो कोर्ट उनके खिलाफ चली गई, इवन रिटर्निंग ऑफिसर पर पनिशमेंट भी हो गया। तो एक तो इनकी मोरालिटी पे आ गया कि अगर हमारे रिटर्निंग ऑफिसर सही नहीं है तो क्या परिणाम हो सकते हैं। उसमें जुडिशरी को भी इंटरफेयर करना पड़ता है और फिर बाकी जनता तो उसमें पिसती ही है। दूसरी चीजें हैं कि इलेक्टोरल रोल जो होता है, जो जिसमें कि क्या मतदाता जो हैं उनका भी तो एक सिलेक्शन होना चाहिए कि हर जो एडल्ट सफरेज हमने जो बनाया है उनकी मेच्योरिटी किस लेवल की है, जो हम चुनने जा रहे हैं। और जिसको चुनने जा रहे हैं वो उनको तो पहले सिलेक्टो इलेक्टो जो सिस्टम है कि उसको जनता उनको सेलेक्ट करे पहले, तब तो ये बात आएगी, उनका नाम आगे आएगा। तो ये जो दो बातें हैं कि किन जो चुनने जा रहे हैं उनकी भी एक एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और जिनको चुनना है उनकी भी एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एक एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अब ये दो चीजें हैं। उसके बाद हमारा आता है इलेक्शन कमीशन। हमारा जो आर्टिकल 324 से 329 तक में जो हमारे इलेक्शन के जो सिस्टम दिए हैं उसी में हमारा इलेक्शन कमीशन भी है, उसी में इलेक्टोरल रोल भी है, सारी चीजें उसी में दे दी गई हैं। तो इसमें इनका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? जनता का, जैसे मान लेते हैं कि अगर एक समय था जिस वक्त हमारे पास लिटरेसी थी ही नहीं, लिटरेसी का परसेंट बहुत 0 या 1-2% था, कुछ लोग जो बहुत संपन्न परिवारों के थे वो बाहर में जाके पढ़ते थे, तब की बात अलग थी कि चलो एक एज ने हमने निर्धारित कर दिया। लेकिन आज के समय में गांव गांव में जब +2 के स्कूल खुल चुके हैं तो एक मिनिमम क्वालिफिकेशन भी हो सकता है। ये भी एक चीज होना चाहिए कि जब सारी व्यवस्था जब हम कर रहे हैं, सरकार की तरफ से व्यवस्था हो गई है, लगभग हर गांव में स्कूल खोल दिए गए हैं, मतलब बच्चों के लिए अवेलेबल है। बच्चे जा नहीं रहे हो वो एक अलग बात है, लेकिन लाखों करोड़ों का खर्च तो हो रहा है सरकार का। तो अब एक मिनिमम एलिजिबिलिटी हम बनाएं तो शायद ये भी बच्चों को भी प्रेरित करेगी कि हमें पढ़ना है, एटलीस्ट हमको वोटर भी बनना है। तो सिर्फ ऐसे ही नहीं कि 18 वर्ष का उम्र हो गया, कुछ हमारे पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कुछ हमारी समझ होनी चाहिए, तो वो पढ़ने के प्रति भी प्रेरित होंगे। और एजुकेशन तो हर चीज में मस्ट है
क्या हम करने जा रहे हैं, क्या हम चुनने जा रहे हैं, क्या हम बनने जा रहे हैं, क्या हम बनाने जा रहे हैं, इतना तो समझ होना चाहिए 18 साल के एक व्यक्ति को। तो इसके लिए उसको थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी होना जरूरी है। दूसरी चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पढ़े या ना पढ़े, वो है मॉरलिटी। मॉरलिटी तो बेस है। उस बेस पे हमने कहाँ तक वर्क किया है, उसके लिए भी सबको एक इंस्टीट्यूशन के तहत लाना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे लोग बिखरे बिखरे जो रहेंगे, तो मॉरलिटी अचानक से नहीं आ जाती है, उसके लिए बहुत ट्रेनिंग देना पड़ता है, बहुत मेहनत करना होता है, तब जाके सिस्टम में आते हैं लोग। डेविएट होना तो बहुत आसान है। तो जब हम ये ग्राउंड लेवल से वर्क करेंगे, नीचे से वर्क करेंगे, तो हमारी जो मेजोरिटी है, जब वो समझदार हो जाएगी, मॉरलिटी उसमें आने लगेगी, वो स्पिरिचुअलिटी को समझने लगेगी, तभी कहीं जाके उसमें से लीडर निकलेंगे। लीडर तो हमारे बीच से ही निकलते हैं। अगर हम कितने भी हार्ड एंड फास्ट रूल बना दें, लेकिन हमने इंसान बनाया ही नहीं, तो अच्छे लीडर कहाँ से आएंगे, अच्छा सिस्टम कहाँ से होगा। तो अच्छे सिस्टम को बनाने के लिए तो मैन मेकिंग पे तो वर्क करना होगा। ये हर एक चीज का, कोई भी इंस्टीट्यूशन हम बनाए, चाहे वो इलेक्शन कमीशन बनाए या एक छोटा सा कोई ग्राम पंचायत बनाए, एक अच्छा व्यक्ति तो होना अनिवार्य है। ये सब बेसिक फैक्टर है जो मेरी समझ में अभी आ रहे हैं। और बाकी तो लोग हमारे बीच विद्वान लोग जुड़े हुए हैं, दादा लोग बताएंगे और क्या क्या है दादा। धन्यवाद दादा, बस फर्स्ट राउंड में मैं इतना ही जोड़ना चाहूंगी। दादा आप थैंक यू म्यूट है। दीदी, थैंक यू सो मच। यू हैव hit the nail, I mean morality and selective electoral system। पहले हम किसको चुनने जा रहे हैं, वेदर वी आर, आज की सिचुएशन ऐसा है कि वी आर वोटिंग फॉर अ लैम्प पोस्ट। पार्टी के नाम से चाहे कोई भी खड़ा हो जाए, और पार्टी उसी को खड़ा करती है जिसका दबदबा है, चाहे धन का दबदबा हो या दादागिरी का हो या कुकर्म का दबदबा हो। मतलब जो वोट चोरी कर सकता है, जो इन्फ्लुएंस कर सकता है गलत ढंग से लोगों को। सो यू राइटली सेड कि वो चीजें ही एकदम सीन से गायब हो गई हैं। मैं रिक्वेस्ट somebody else to talk on the subject please। what reforms do you expect? Like Didi had told about morality, Didi has told about electoral system। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि आज तो सरसों से भूत झाड़ा जाता है, अब सरसों में ही भूत हो तो क्या करेंगे। आई मीन दैट इज द सिचुएशन टुडे। सो टुडे कैपिटलिस्ट्स, आई मीन politicians and bureaucrats are milking the system, this is the fact, and others are helpless, and therefore reform is required। now suggest what reform will be suggested। and चुनाव जो सुधार है, दो वी आर फॉलोइंग द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, बट हम ये महसूस करते हैं कि इकोनॉमिक डेमोक्रेसी विच वर्क्स विद डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी एंड centralized politics, or you can say partyless system of the democracy, whose sole purpose is to serve people in true sense of the term service। so the selfless service is the job of all political, judicial and executives or bureaucrats। सो इस तरह की मानसिकता तैयार करने के लिए, जैसे दीदी ने कहा कि मोरालिटी जो है वो एक दिन में नहीं आती है। इट हैज टू बी इनकलकेटेड, इट हैज टू बी इम्बेडेड राइट फ्रॉम द फॉर्मेटिव एज। तो जैसा हम लोग कह रहे हैं आजकल बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से कि वी वांट टू सी द डेवलप्ड कंट्री बाय अनदर 25 years, आई मीन 2047 में। तो उसके लिए अभी से काम करना पड़े, एंड देयर इट शुड स्टार्ट कि हम कैसा सिटीजन उस समय तक पैदा करते हैं। उसके लिए नैतिकता जो है वो बिल्कुल आधार बना करके चलना पड़ेगा, जिसका कहीं पर कुछ दिख नहीं रहा है। और कुछ ऐसी बात है जैसे वित्त पे तो सख्त लागू नियम करना ही पड़ेगा, बिकॉज पॉलिटिक्स हैज बिकम अ बिजनेस टुडे। So leadership in politics is for service as not for the business। ये बहुत क्लैरिटी होना चाहिए। तो what kind of leaders we need today, that is the at least moral तो होना चाहिए, सर दीदी ने बोला, and they should have at least 360-degree band of thinking। इसका विजुअल जो है 360, विशाल हृदय वाला जिसको बोलते हैं, एंड they should take the people from inequality to keep money rolling। for example today अभी क्या हो रहा है, आपने यदि कैपिटलिस्ट को कुछ छूट दे दिया क्योंकि इकोनॉमी नहीं इंप्रूव हो रही है, फिर भी वो दबा के बैठ जाता है, दे आर नॉट इन्वेस्टिंग, एंड देयर हैज टू बी द मिनिमम मैक्सिमम लिमिट। ये सब बहुत रिफॉर्म की जरूरत है। रिफॉर्म एंड फ्री एजुकेशन, यूनिफॉर्म, क्योंकि जब तक मनुष्य शिक्षित नहीं रहेगा, जैसे दीदी ने बोला आज तो सिचुएशन इंप्रूव हो गया है बट बहुत कम है,
एंड जैसा कि तो किसी को आप पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, तभी वो फ्री एंड फेयर होकर के इलेक्शन में भाग ले सकता है। तो किस तरह का लीडर चाहिए, वो कैसा आप देश को बनाना चाहते हैं? मे आई रिक्वेस्ट एनीवन ऑफ यू टू स्पीक ऑन द सब्जेक्ट प्लीज। चैतन्य देव जी, कैन यू अनम्यूट एंड स्पीक ऑन द टॉपिक प्लीज? चैतन्य देव दादा, यस। Namaskar, Dada. I'm trying to नमस्कार जी। connect with my Bluetooth device. ओके 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 ओके। Yeah. So, ये जो टॉपिक हमारा है, this is, I think, because of the electoral bonds recently, regulated a little bit by the Supreme यार Court. मेनी थिंग्स दैट दीदी टोल्ड। अभी जो केस हुआ यहाँ पर मेयर का जो चुनाव था चंडीगढ़ में, आई मीन थोड़ा सा नंगा नाच जैसे होने लगा है। दैट्स व्हाई दिस सब्जेक्ट बिकेम द बर्निंग इशू। यस दादा। हम्म तो क्या सुधार होने चाहिए, ये तो एक मतलब एक एस्पिरेशनल बात है। कई सारे सुधार होने चाहिए, करेक्ट व्यवस्था करेक्ट में करेक्ट परिवर्तन होना चाहिए। करेक्ट करेक्ट। और ऑब्वियसली जो बेसिक रिक्वायरमेंट है इज टू इनकलकेट मोरालिटी इन द बेसिकली both the leaders as well as the selectors, basically the electors. तो है क्या कि जो नॉर्म अभी आ रहा है दुनिया में, जो ये चल रहा है कि मोरालिटी हैज गॉट नो वैल्यू। ये नैरेटिव चल रहा है कि जो मोरल होते हैं वो बेवकूफ होते हैं, उनको कोई मोरालिटी का कोई फायदा नहीं मिलता, और ओवरऑल जिंदगी में जो सक्सेस का जो डेफिनेशन है वो उनको प्राप्त नहीं होता, सीधे पेड़ काट दिए जाते हैं, इत्यादि इत्यादि। जी तो ठीक है, मतलब ओवरऑल एक बहुत ज्यादा इंसेंटिव नहीं दिखाई देता है एक छोटे बच्चे तक को मोरालिटी को फॉलो करने में। तो वो जो एक ओवर आर्किंग एक नैरेटिव चल रहा है समाज में, उसको हमको किसी ना किसी तरीके से इंटेलेक्चुअल फेडरेशन में हमको एक मतलब डिफरेंट चैनल्स को आइडेंटिफाई करके धीरे धीरे कला के माध्यम से, मनोरंजन के माध्यम से हर एक सेक्शन में जाके सोसाइटी के अंदर हमको नैतिकता की जड़ों को बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि जो कम्युनिकेशन है, जो एक बाढ़ आई हुई है अनैतिकता की, उसको हम लोग किसी तरीके से सेट ऑफ कर सकें। और जो हमारा कार्य है कि विश्व के नैतिकवादियों को एक किया जाए। पहले तो नैतिकवादियों को बनाया जाए, और जो हैं अभी उनको एक करके एक प्लेटफॉर्म पे ला करके फिर उनकी एनर्जीज को हम चैनलाइज करें और आइडेंटिफाई करें उन एवेन्यूज को, उन रास्तों को, जहां पर जा करके वो अपनी प्रतिभा के अनुसार कार्य कर सकें, और they are able to both induce and ignite the sense of morality and responsibility in the common masses. And then the adult suffrage, like Advocate Poonam Didi spoke about, then the adult suffrage concept can, come into picture. Now, democracy can turn into demonocracy, like Baba wrote in यस। basically a crowd chooses what it is. In democracy, people choose what they are. So if they think then it is beneficial for them to be immoral, then they will choose an immoral government as well, and somehow they celebrate that as well. So if the people want they want power, then they will choose a power mongerer, the one who is crazy about power, the one who believes in authoritarianism. So the trends will replicate in that manner. There are a number of changes that can be brought in electoral reforms, and there are directions given from Sri P.R. Sarkar in Proud in a nutshell. So as intellectuals and as members of the Intellectual Federation, it is important and incumbent upon us to actually make a framework and identify point by point what all points can we really go and hit, and at what levels. Because if we want to affect the society as a whole or channelize the energies of the members of the societies as a whole, we have to identify their levels of intellectuality and communicate accordingly.
अगर हम उनके बौद्धिक स्तर के अनुसार उनको अगर हम समझा पाने में सफल रहते हैं, तब जाकर हमारा काम पूरा होता है। तो अगर उस लेवल पे हम जाकर के चीजों को करें, तो डेफिनेटली आगे जाकर के लेजिस्लेशन में, जैसा कि बाबा ने कहा कि इनिशियली विल हैव टू बी अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड inculcate changes in that so that we can eventually come to the systemic change that we are talking about। जो व्यवस्था परिवर्तन की हम बात करते हैं, हम उसको व्यवस्था में जाकर ही बदल सकने में संभव हमारे पास होगा। तो इट इज, आई थिंक, we for us it is important to identify for the time being what changes as per the time, place and person can we bring in, given the set of environmental factors, and then we can slowly move ahead because जो भी आप अच्छा कार्य करने जाएंगे तो उसमें हमको बहुत सारे रोड़े और अड़चने आने वाली हैं। उसके लिए हम क्या प्रबंध करते हैं उसके विषय में ज्यादा सोचना पड़ेगा इनिशियल फेज में। फिर जब हम आगे जाते हैं तो वी कैन एक्सपेडिट दिस प्रोसेस। So I think if we are able to do a little bit of that also, and choose one or 2 points like the inculcation of morality and the sense of responsibility in choosing a government which is for the good of the general people and not a few, then the job of economic democracy or decentralization can be brought in from the electoral reforms that we might be able to change. Thank you. This is my initial submission. Thank you, thank you. You have really very nicely, Dada. You have concisely, you have placed your points. Thank you so much. And as you told that व्यवस्था परिवर्तन के लिए कुछ बिंदुओं को सोचना पड़ेगा। I mean, और यदि आज की जो सिचुएशन है, जैसा समाज है वैसा ही लीडर चुनेंगे वो। जैसा आपने कहा कि आज तो मोरालिटी की बात करना एक लोग मूर्ख समझते हैं, क्या बात करते हैं, ये नहीं चलेगा। कोई यदि अच्छा आदमी आ जाए तो लोग यही बोलते हैं कि नहीं नहीं ये तो नहीं चलेंगे पॉलिटिक्स में। सो दैट इज द सिचुएशन वी आर टुडे। बट यू राइटली सेड कि जिस तरह से लोगों की मानसिकता है समाज में जाकर के, उस तरह से उनको बताना होगा ताकि वो आपकी बातों को समझ पाए। एंड फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट द मॉरलिस्ट, देन वी हैव टू यूनाइट द मॉरलिस्ट जितने हैं उनको पहले, और इस तरह से व्यवस्था परिवर्तन। दादा ने और आपने बहुत अच्छी बात कही कि एक तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का होना बहुत जरूरी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट कम्स बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ एजुकेशन एंड काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर यू आर इन। और इसके लिए किस तरह का आपको लीडर चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हाट काइंड ऑफ लीडर वी रियली नीड टुडे, सो वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल, जो कि हमको एक रेशियल माइंडसेट से एक ऑल इंक्लूसिव नव्य मानवतावाद मानसिकता की तरफ ले जाता हो। देखिए बहुत कम लीडर्स की जरूरत है, बट लीडर्स चुनते जो हैं वो जब तक इस भावना से प्रभावित नहीं होंगे, वो वैसे ही लीडर चुनेंगे जैसे कि चुनते आए हैं। और जैसा कि एजुकेशन इज अ की इशू, जिसकी वजह से लोग, गरीबी इज ऑल्सो द की इशू। जैसा मैंने बोला कि अभी हमारे अबुल कलाम बोलते हैं आत्मसम्मान जब तक मनुष्य का नहीं है, और आत्मसम्मान आता है आत्मनिर्भरता से। सो द इकोनॉमी इज द बेसिक नीड इफ यू वांट अ अनफेयर। एक और इंपॉर्टेंट बात आपने बोला, देयर हैज टू बी द, वोट देने वाले भी अलग होने चाहिए और इलेक्शन में खड़े होने वाले भी अलग होने चाहिए। दैट इज व्हाट वी हैव अ सिस्टम वी कॉल द इलेक्टोरल कॉलेज। क्योंकि unless you pass, how you pass, you need to have a morality, you need to have a social economical awareness, you must be educated, so these kind of things you have to pass through from gender। और इसी तरह का लीडर हमको चाहिए जो, जैसा कि मैंने बताया कि ऑल इंक्लूसिव माइंडसेट हो ताकि एक दूसरे में झगड़े न लगाए। फ्रॉम जेंडर हेजेमनी टू जेंडर कोऑपरेशन की बात करें, बिकॉज आज हम देखते हैं कि जेंडर बायस एंटायर पॉलिटिक्स इज देयर। जुमले बस दिखा देते हैं कि लेडीज की संख्या इतनी होनी चाहिए, बट देयर हैज टू बी रिप्रेजेंटेड। फ्रॉम कंपटीशन टू कोऑपरेटिव काइंड ऑफ फीलिंग दे शुड हैव। फ्रॉम मैटेरियलिज्म, कंज्यूमरिज्म, फ्रॉम डॉगमा टू वेल बीइंग, स्पिरिचुअलिटी, इस तरह की माइंडसेट के लीडर्स हमारे पास आएंगे तो हम लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। हु कैन रिड्यूस अनइक्वालिटी, और वो मानवता की बात करे, किसी एक कम्युनिटी की बात ना करे। सो दिस काइंड ऑफ लीडर्स वी नीड, and those kind of services can only possible when there is a mind is very broad, and then it is only possible to create such kind of leaders.
तो दादा आपने बहुत ही अच्छी बातें कही, एंड वी विल see that how to frame these points. Yes, Dada, anyone you would like to say anything on this? तो मैं कह रहा था, जैसे कि हम लोग ये मानते हैं कि समाज में 10% ऐसे लोग हमेशा रहते हैं जिनको समाज सेवा में ही आनंद आता है. So right from the childhood, right from the education, this is all the future plan, that we should pinpoint those people so that they are even academically very good. At the same time, they are service minded. So they should be trained in such an important areas like what you call politics. So in our system of economy, where there is 100% employment, I'm talking of the economic democracy. सो ऑल सर्विस सेक्टर, चाहे वो विधायिका हो, कार्यपालिका हो, इनमें जो है सच्ची देश सेवा वही करेंगे. सो जैसे मैंने बोला कि ऐसे कुछ लोग हैं, तो वैसे लोगों को चुनना पड़ेगा. उनके कैरेक्टर से, उनके व्यवहार से देखना पड़ेगा कि ये लोग वाकई सेवा के लायक हैं. वेयर सेलेक्टो इलेक्ट्रो सिस्टम विल वर्क. क्योंकि जब समाज ही चुन करके उनको भेजेगा तो ऑब्वियसली दे विल बी गुड पीपल. एक्चुअली जो टॉपिक है वो तो हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कर लिया. हाँ. लेकिन जो टॉपिक को में जो डिलिनिएशन की आवश्यकता है कि हमें उन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करके अगर उस पर कुछ और डिस्कशन हो जाए, क्या सुधार करने होंगे हमें, जो ये इलेक्टोरल रिफॉर्म क्या होना चाहिए. यस सर. तो एक पॉइंट जो मेरे मन में आ रहा है और हम लोगों के यहाँ कहीं लिखा भी हुआ है, जो हमारा जो सिस्टम है, दैट इज व्हाट वी वांट टू सजेस्ट. आई थैंक यू वेरी मच फॉर यू पॉइंटेड आउट दिस इश्यू एंड इट वाज इन माय माइंड एंड आई वांटेड टू सजेस्ट दैट कि हम लोगों को ये व्यवस्था करनी पड़ेगी कि मान लीजिए कि 4 लोग खड़े हुए, अच्छा हो कि 2 लोग खड़े, और जब तक एक व्यक्ति को मोर देन 50% वोट नहीं मिलता है, वो विजयी घोषित नहीं किया जा सकता. एंड देयर इज अ लॉजिक इन इट. आई होप वी आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग. क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 2 कैंडिडेट्स गेट 30% वोट्स each, while the third gets 40%. So the victor, who is actually voted by the minority 40%, again 16% जो उनके अगेंस्ट में है, और वो जीत जाता है. Can this then be called the rule of the majority? Logically, no. With common sense, no. He has no right. That is why we say that there is a lack of, education, and rather I must say, cunningly the system is being derailed by the cunning people. Otherwise, ये सबके समझ में आने लायक बात है. And this suggestion, as you rightly said, this is my first point. We can suggest in writing that let there be majority in true sense who is the winner. So this was one point coming to my mind. This is called the first past the post system. Yes. This is called the first past the post system, according to which even if 2% of the total population has 2 or 3, say for example 97% of the people do not choose to vote and only the 3% people vote, then in that particular 3%, if 2% is with someone, then he is called the winner of the election and having the majority. जनादेश उसको प्राप्त हो जाता है. तो ये तो जैसा आपने कहा कि इट इज अ कनिंग थिंग टू कीप द बॉल रोलिंग अकॉर्डिंग टू दोज हु डिसाइड द सिस्टम फॉर देम. मीनवाइल आई सॉ इन चैट दैट मीतू सिंह दीदी वांट्स टू स्पीक, सो प्लीज स्पीक अनम्यूट. थैंक यू. नमस्कार दादा, एंड थैंक यू चैतन्य देव दादाजी. धन्यवाद दीदी. And I fully agree with what Poonam Didi and Rajendra Dada has said. It is very correct that we have to have the moralist in the system. Then only we can think about a good governance. But here I want to speak about the today's condition. Today's condition and what we are expecting, there is a big difference, and there would be required a lot of time to come to that system, which we are right now proposing. So at this moment, what we are thinking is that there is I think Satyashen and Dada want to say something. Rajendra Dada. हाँ दीदी, आपके बाद मैं उनको कॉल कर लूंगा, आप बोलिए. Okay. So one thing which is there, that
if you go to like I did some homework, tried to find out what is the responsibility of MP and MLA. Has it been taught to anybody, to the general public? No, it hasn't been. If you see at the website also, today I did the surfing to know what is the responsibility of the MP or MLA. Nowhere it is clearly written. You can also try yourself. Only 4 or 5 points are written, which are very general points. Whereas running a system, running a society for 5 years needs to have the role for in multiple places. Say around 100 of roles are required if you are running a system. So that education is not there. We people are blindly giving them the vote without knowing what their responsibility is towards us. So that responsibility has to be taught, and uske liye we don't need to wait for it. Even today also, before 2024 election commission can say that in manifesto, in each manifesto, you have to at least educate your people. मैनिफेस्टो में डाल दीजिए, you don't need to spend money on it. There has to be online you can say meetings where election commission can teach the people that what is the role and responsibility. Second thing, what law we have in our hand, if they don't fulfill it, has it been written anywhere? मूवीज में तो एक डायलॉग ही फेमस हो गया कि आज तक किसी नेता को सजा नहीं हुई है. So that part is also not known to me. I'm giving a vote to somebody, and whatever he is promising, if he doesn't fulfill, or if he is corrupted, or if he is going on a wrong path, or if he is breaching the trust of the people, what we can do against him, even that is also not taught. So that should be either the part of the curriculum, or that should also be there in the manifesto, or at least the election commission should teach people that this is what your power is, this is what his responsibility is. This is one part. Second part, what I feel is that just a moment. Second part, what I feel is that yes, we have IT sector. Our people are doing so good in India as well as abroad. Why don't we have the IT cell associated with the election commission, where anybody can open any candidate's file and see what he promised last 5 years and what he achieved? His rating should be there. Election commission throughout the 5 years, it's not that he wakes up only after 5 years. Throughout 5 years, he has to be active to collect the information, to collect the feedback of the people. Even if I order in Amazon, I see the review. What is the review of that product? Then only I order it. Similarly, what was he was supposed to do, what he had done, that has to be there. अभी आप क्या देखते हो? You just see कि इसके against कितनी criminal records है. You see what is his asset. उसकी wife का क्या नाम है? How many cars he has? How many hasn't? But what he has done, उसका रिपोर्ट कार्ड तो आप हमें दिखाइए. सो इलेक्शन कमीशन हैज टू शो ईच एंड एवरीबडीज रिपोर्ट कार्ड इन डिटेल, so that I can make a wise decision before giving him the vote. And these two or three things we can do right now, irrespective of कि वो कौन moralist तो अपने आप बन जाएंगे when they were supposed to do all these things. When they know कि they are being recorded, so they will have to do everything very nice. One more thing which I want to tell is that education sometimes doesn't play very good role. You see the election in Delhi, freebies are given and Delhi people are madly running after that person. It's not that the poor people or not the slums that are giving vote to one party. Even the educated are also giving. We are getting free electricity. Women are allowed to travel in bus. So that is not about this thing. It is the morality is not there. Even those who are casting the vote. So entire system, including Raja and Praja, both are required to be moralist. Then only a moral system will work. Thank you, Dada. Namaskar. Thank you, Didi. Thank you so much. Just a minute, Ishita ji. Satyashan Dada, you want to say something? जो
चैट में मैंने बाबा का अच्छा अच्छा, बताया ओके हुआ ओके जो दो ओके पैराग्राफ है वो भेजा था। ओके हाँ, दादा, लेट मी बाकी रीड जो दैट। लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आ- हाँ आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए, बड़ा अच्छा लग रहा है, बातचीत कीजिए। Okay, Dada. Okay, okay, okay. So Dada has said one paragraph. He's saying that it is possible in a democratic government that the members of the elected representatives compromise more than 50% of the total number of candidates winning. That is what we discussed. Dada, अपने आप को mute कर लीजिए. In such a condition, the government is said to be of a majority party. So this part we discussed, Dada, just now. So as the government is formed by a particular party, the independence of the government servant is also impaired. So the members and the leaders of the ruling party interferes with the work of the executive and force it to toe the party line. Under duress work is done which benefits particular party but harms the interest of the people at large. In the democratic system, government officials cannot go against the wishes of the government leaders, as the former work under the direction of the secretariat headed by the cabinet formed by the ruling party. So, so-called democracies, even the judiciary cannot function independently, as the ruling party pressurizes judges and judicial officers. Thus, judgments are sometimes delivered which triangulates the justice. And that we have seen. Thank you, Dada, for sharing this point. Thank you. Yes, Didi, Dr. Ishita, can you speak, please? Thank you. Yeah, Namaskar, Dada. Thank you. I have one request and I have one input. Mhm. So, request is that I joined a little late because of some preoccupation. So please, I request you to repost the chat जो दादा ने भेजा था, so that I can go through that. Although I heard you Okay. how government I'll officials send get. that. चलिए दीदी. Okay. Yeah. Secondly, when I joined, there was a Margi Didi who was speaking about the moral Mhm. point of view. So I have just one thing to add कि ये जो the free services like in Delhi government, the Arvind Kejriwal has given free services, and out of the lure to avail free services, people are voting him. And she mentioned that the voters have to be moralistic in that case. So I think it is not about having the morale, it is unawareness. It can be the innocent aspect also. The voters doesn't know ki what games is being played with their sentiments, with their psychology of availing free services. That's what I Yes. wanted to add it. I think many people don't know that they are exploited, that they go to that Yes. level. You rightly said. Yes. So we cannot say that they are immoralist. We can say they are unaware that what is being taken from them by making them used to the free services. No, Didi wanted to say that even educated people, aware people, they vote him because of this. I mean, they get influenced by these freebies also. That was Yes, I agree with that point totally. Yeah. I just wanted to add Thank one you, Didi. input that it cannot be the moral. It can be unawareness, Yeah, there can be many things. psychological inclination because of our upbringing, human Mhm. psychology. Yeah. Yes. Yeah. Thank you. Thank you so much. Thank you. Yes, Suraj Prakash Dada, you unmute and speak, please. Thank you. दादाजी नमस्कार. नमस्कार. सभी को हमारा नमस्कार. दादा ये जो हम बात कर रहे हैं ये बहुत बड़े बिग टॉक है. नहीं, और जो दारू भी पिला देता है ना उसको वोट दे देते हैं. हाँ जी. अभी हिमाचल में एक जगह मैंने बात किया तो उससे बात हुई, बोला यहाँ 14 लाख रुपया आया था, 12 लाख का तो हम दारू पिला दिए, वो जीत भी गया. तो पीपल जो हैं वो वेरी इनोसेंट हैं, जिसका खाते हैं उसका बजाते हैं, उसके लिए गाना गाते हैं.
ना ठीक है दादा, आपकी बात समझ रहे हैं। मैं यूं मैं कह एक सकते बार और हैं कहना कि चाहता था, हम लोगों को गरीबी का नेता लोग फायदा उठाते हैं। मैं गरीबी का नहीं, दे आर इनोसेंट, या यू कैन से दैट ह्यूमन आल्सो, ऑफ बीइंग्स आर कोर्स, इनोसेंट, अनएजुकेटेड, इनोसेंट, पॉवर्टी। इनोसेंट हैं, वेरी 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 इनोसेंट। हम हिंदू तो इतने इनोसेंट है जी, पत्थर भी दिखता है ना, कोई बोले यहाँ पर मत्था टेकने से ठीक है दादा, कुछ तो एनीवे, आपके बच्चे का भला होगा, आप वो भी कुछ हो सकता है। सजेस्ट कर सकते हैं क्या दादा? आप तो मैं दादा ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि हमें कोई भी छोटा सा, एक बार बात हो रही थी प्राउड कब लागू होगा, दादा ने बोला प्राउड तो लागू हो गया। आप किसी भी छोटे से एरिया में जाके एक सेलेक्टो इलेक्टो जो पॉलिसी बाबा ने दी है, वही लोगों को बताएं कि वी विल सेलेक्ट इन सच ए मैनर आवर ओन रिप्रेजेंटेटिव। हमें बाहर का आदमी आके मेरे लिए कोई अच्छा करेगा ऐसा तो नहीं है। अभी ठीक है। सब गाना गाते हैं राहुल करेगा, राहुल, और बाकी लोग बोलते हैं मोदी करेगा। तो ये कोई भी बाहर दिल्ली से आके आपके गांव का भला, आपका भला करने वाला है नहीं, आपको अपना भला खुद करना हो। यस यस। तो आपको उसके लिए छोटा सा इनिशिएटिव लेना है। बाबा की तो बहुत चीजें हैं जो सबके समझ में आए कि ये सेलेक्टर इलेक्टर पॉलिसी हमारा ऐसा होता है, एवरीबडी कैन वोट टू एवरीवन, जिसको ज्यादा वोट मिलेगा फिर उसमें वोटिंग होगी। ठीक, यस दादा। फिर उसके बाद हम वोटिंग राइट्स भी सबका इक्वल हो ऐसा भी नहीं पॉसिबल, ये भी ठीक नहीं है। कोई आदमी वो वोटिंग राइट्स भी बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, बायोमेट्रिक सिस्टम भी लागू किया जा सकता है इसमें। एक डॉक्टर है बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसके 10 वोट हैं, उसने कुछ गलत काम किया तो उसका वोट एक कम हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो हम बहुत सारे सिस्टम को लागू, वो जब समय आएगा तो लागू होगा। अभी तो हम प्लानिंग स्टेज में भी नहीं है, हम तो केवल ये सोच रहे हैं कि किसी तरह पब्लिक को ये मालूम पड़े कि ऐसे भी कुछ लोग हैं जो किसी लोग में काम कर रहे हैं, नैतिकता के ऊपर में, लोगों को बताने के ऊपर में, जागरूकता के ऊपर में, उससे भी बहुत बड़ा काम होगा। हाँ दादा, आपके हमारे दादा बता रहे थे चैतन्य देव जी कि हम लोग जो भी कर सकते हैं प्रैक्टिकल समाज में जाके, उन्होंने काफी बोला, आप थे, आप सुन रहे थे, तो आप सही बोल रहे हैं, हम लोग को प्रैक्टिकली जो करना है आगे बढ़ना पड़ेगा। तो और कुछ बोलना है दादा आपको? बस दादा, थैंक यू। ओके, थैंक यू। एनीबडी एल्स प्लीज? मैं तब तक एक पॉइंट जो है, जो दादा या हम सब लोग जानते हैं, हमारे यहाँ जो प्राउड सिस्टम है, जो निर्वाचन के उम्मीदवार एवं चुनाव जो प्रणाली है, वो जैसे दादा बीच बीच में उसको बोल रहे थे, मैं सीक्वेंसली इसको पढ़ देता हूँ। निर्वाचन के उम्मीदवारों को लिखित रूप से, जो हमारी दीदी बता रही थी, मीतू दीदी, अपनी नीति की घोषणा करनी होगी। निर्वाचन के बाद अगर वे इस नीति के विरुद्ध काम करें तो उसके ऊपर अदालत में इसकी सत्यता प्रमाणित करने के लिए मुकदमा किया जाए, और यदि वे पाए जाएं दोषी तो उनका निर्वाचन रद्द कर दिया जाए। तो इस तरह की व्यवस्थाएं हम लोग इवन टुडे, जैसा कि हमारे चैतन्य जी बोल रहे थे, ये पॉइंट भी हम लोग लिख करके दे सकते हैं, विच इज एब्सोल्युटली नॉट टुडे। और अशिक्षित या अल्पशिक्षित मनुष्यों पावर को, टू रिकॉल, आई एम सॉरी, पीपल आर गिवन पावर टू रिकॉल। या दैट्स पॉइंट, यस यस, हम आप ही की बातों को पढ़ रहे हैं। आप दूसरा जो पॉइंट था कि अशिक्षित या अल्प शिक्षित मनुष्यों को मतदान करने के अधिकार से जन स्वार्थ के लिए वंचित रखना वांछनीय है, क्योंकि जैसे कि अभी अभी दीदी बोल रही थी कि फ्री बिल की वजह से या अवेयरनेस, कम अवेयरनेस की वजह से वो लोग वोट दे देते हैं और उसका वो लोग फायदा उठाते हैं, उनको बलगरा करके वोट ले लेते हैं। तो ये सब चीजें देखी जाती हैं। उसके अनुसार प्रभु जो रिकमेंड करता है कि इस तरह के सभी को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। राजनीतिक चेतना विहीन मतदाता शासन यंत्र को दुर्बल कर देते हैं। जनतंत्र, Dada, is it written? I'm so sorry. I can't believe this is said by Baba. क्या कि हम लोगों को, anyway, you may not believe, I'll give you the reference, don't worry for that. तो जनतंत्र की सार्थकता निर्भर करती है शिक्षित संवेदनशील मतदाताओं के ऊपर। इसलिए वोटिंग राइट शुड बी वेस्टेड इन एजुकेटेड पर्सन्स हु हैव पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस ऑफ द पीपल्स प्रॉब्लम। दादा अगर ये पॉसिबल नहीं है जो आपने बोला,
तो हाँ एवरी पर्सन हैज ए अरे वन वोटिंग आज राइट। पॉसिबल नहीं है, आज नहीं, आज के पॉसिबल दिन नहीं है। नहीं, everyone is given one voting rights, but अरे that can be बायोमेट्रिक सिस्टम में इसको लाया जा सकता है, एक तो सबको रहेगा। वो तो अपन बिल्कुल तो दीदी ने बता दिया है कि वी कैन यूज चाहता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग राइट लोगों को मिल जाए, जैसे मॉरलिस्टिक के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से, पढ़े लिखने के दादा हिसाब से। दादा लेट मी कंप्लीट देन यू कमेंट ऑन दैट। ओके, हम आपके पीसेस के लिस्ट से ही बोल रहे हैं। पॉलिटिकल पावर इज इन द हैंड ऑफ मॉरलिस्ट, ये तो हम सब लोग एक्सेप्ट करते हैं। इलेक्टो सिस्टम ऑफ कैंडिडेट्स एंड elected ऑन देयर ओन मेरिट्स, ये भी हम सब लोग एक्सेप्ट करते हैं। नो पार्टी पॉलिटिक्स, ये बड़ी विचित्र चीज जो हम लोग नहीं लेके आए हैं, हम लोग नए नहीं हैं, हमारे जयप्रकाश नारायण भी इसको सपोर्ट करते थे। पार्टीलेस कंपार्टमेंटलाइज्ड डेमोक्रेसी, नो पार्टी एफिलिएशन बेसिस, हर आदमी को योग्यता के बेसिस पर ही उसको वोट देना है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ पार्टी। So there was a recommendation of even a partyless system and compartmentalized जो हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, we know that there are many compartments of the democracy. For example, judiciary, जिसको आप जो चार हैं, जुडिशरी हो गया आपका, क्या बोलते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ये जो चार हैं, they are supposed to work independently. That's why we call it compartmentalized democracy, which is not there today. आज आप देख रहे हैं कि the governing, I mean the party which is in government can use entire agency, and that is what I read, what Dada has sent on chat box. So people's right to recall and punish is a very important point, and this can be recommended. This is quite obvious. Election promises binding होनी चाहिए कि तुम जो बोले हो, प्रॉमिस किए हो, उसको तुमको करना है। एंड इलेक्शन सिस्टम ऑफ सक्सेसफुल डेमोक्रेसी जो है, वो चयनात्मक चुनाव पर जो इलेक्ट्रो सिस्टम होना चाहिए। और एक और विशेष बात है कि जिनको वोट देना है, दे मस्ट वोट, नोबडी कैन से कि हम वोट नहीं कर सकते। इसी में ही भारत की दशा बदल सकती है। बहुत ऐसे जागरूक लोग हैं, मॉरलिस्ट हैं, जो वोट नहीं करते हैं। So this is a new thing which we recommend, that voting has to be compulsory. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो जैसे वोटिंग प्रोसेस भी है कि एक ही दिन में क्यों करना, आज तो आप कभी भी वोट कर सकते हो, जैसा कि इवन होता है यूरोप में और इवन यूएस में, विद इन अ सर्टेन पीरियड एनी डे यू कैन कम एंड वोट। सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स हेल्प्स पीपल टू वोट। सो वापसी और दंड का अधिकार तो आप लोग देख ही लिए हैं। तो ये जो है, प्रजातंत्र की सफलता के लिए 3 तत्वों का मौजूद होना अति अनिवार्य है। नैतिकता, शिक्षा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जागरूकता। लेकिन इसके पहले जो प्राइम चीज है वो है बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स की संवैधानिक गारंटी नहीं होने से, कोई किसी को दारू पिला के, कोई किसी को कुछ अनाज दे करके, कोई किसी को छोटा मोटा टेम्पोररी हेल्प करके वोट खरीद सकता है। So these were the points which I wanted to share. Anybody else, please? Dada, I wanted to add something. हाँ बोलो बाबू, thank you. Dada, I was reading the 5th chapter of Anand Sutram, and there, I think in the 10th or 11th shloka, there is a discussion by Baba talking about minimum requirements and maximum amenities. Yes. So minimum requirements and maximum amenities calls for ensuring the minimum requirements of the common folk, and this, they should be provided with the minimum requirements which are able to take them through the quandaries of life, जो उनकी दैनिक दिन प्रतिदिन की जो उनकी आवश्यकताएं हैं, उन न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु हमें सामाजिक तौर पर प्रयास करना होगा। अगर ये हो जाता है तो ये जो हमारे चुनावी जो रबड़ियां जो भी बांटी जा रही हैं, उनसे उनका एक रक्षा हम कर सकेंगे सामाजिक तौर पे। साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि सबके लिए मैक्सिमम एमिनिटीज हम कर सके सामाजिक तौर पे। अब क्या है कि जो भी ये जो हमारे अनैतिक सामाजिक नेता जो अभी
जनता के प्रति जो भी हमारा जो भी इनके जो हथकंडे अपना रहे हैं, तो इसकी वजह ये है कि देयर आर सर्टेन लूपहोल्स इन द सोसाइटी एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स which are making the public feel a deficit in their hearts. So before bringing in those things, I think साइड बाय साइड हम इन चीजों को कर सकते हैं कि हम समाज में बदलाव के साथ साथ जैसे जैसे हमारा समाज तैयार होता जाता है, हम उसके साथ साथ अपने जो चुनावी व्यवस्था है जिस हिसाब से हमारा समाज तैयार हो गया, वैसी हम बदलाव अपनी चुनावी व्यवस्था में ला सकते हैं. तो वी हैव टू रियली मैप दोज टू थिंग्स सो दैट एक समन्वय की स्थिति स्थापित हो सके. Absolutely. थैंक यू. Absolutely. So, Ishita ji, Dr. Ishita, you had raised the hands. If you can speak, please. Thank you. Dada, I could relate to you. You have said that not everybody should have the right to vote by Baba. I just checked. Actually, you are right. Behind that, the Baba's intention is that we have to raise the mental level by educating the crowd so that they can be capable of voting. Right, Dada? Didi, regarding this, I'll send you the Baba's quote and you interpret accordingly, please, because there's no point. Thank you. Yes. So, anybody else, please? कहाँ से disturbance आ रहा है? Who is there? Yes. So, anyone please on the topic you want to say? But आज हम लोग जो देख रहे हैं कि cunning politicians resort to immoral practices such as bribery, I mean vote rigging, booth capturing, buying votes, जैसा आप लोगों ने बोला freebies डाल करके भी करते हैं. तो moral leaders have less chance to win election today. So our job becomes more important. So in liberal democracy, एक और विशेष बात है कि capitalists manipulate the mass media such as radio, TV, newspaper, while in others democracy, the bureaucrats lead the country to the brink of destruction. I mean, I'm talking of the socialist countries. In both forms of democracy, there is a little scope for honest, competent leaders to emerge in society. And individually, no possibility of the economic liberation of the people. अभी ऐसा हम कह सकते हैं कि आज गरीबों की वजह से ही, अनअवेयरनेस की वजह से ही ये जो लोग मलाई खा रहे हैं is only because of that. So political democracy creates criminals, we have seen, encourages exploitation and throws common people into an abyss of sorrow and suffering. So to change it is not easy task, we all know. तो इसके लिए तो व्यवस्था परिवर्तन जैसा हमारे दादा बोल रहे थे उस लेवल पर ही लेके आना पड़ेगा. अदरवाइज तो पॉलिटिकल टायरनी आज हम लोग सब देख ही रहे हैं. रैम्पेंट करप्शन है, एब्यूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, insecurity in society. I mean, whatever you call, everything is existing today. So, I would like, yes, Priyatoshanand Dadaji, unmute and speak, please. Thank you. प्रियतोषानंद दादाजी अनम्यूट करें अपने आप को. प्रियतोषानंद दादा, आप आवाज नहीं सुन रहे हैं. I would like to hear from my brother Rajiv Singh ji. Few words. दादा नमस्कार, सभी को नमस्कार. नमस्कार. दादा देखिए, हम लोग जिन भी सुधारों पे चर्चा करते हैं, चाहे चुनावी सुधार हो, चाहे आर्थिक सुधार हो, कुछ भी, कोई भी सुधार, हमारा प्लान तब लागू होगा जब हम पावर कंट्रोल हमारे हाथ में होगा. इसमें सबसे बड़ी जरूरत है पहले पावर कंट्रोल अपने हाथ में कैसे आए, और आ सकता है. खेल तो शुरू हो चुका है, परमात्मा ने जो बिसातें बिछाई हैं, इसमें अब हमें खेलने के लिए खूब जगह है. मैं आपको बताऊं, देखिए पहले इनका कमजोर पॉइंट सुनिए इन लोगों का.
देश आजाद होने के बाद तक आज तक जनप्रतिनिधि राजनीतिक पदों पे बैठ रहे हैं, ग्राम प्रधान से लेकर सांसद तक। इसमें मैक्सिमम लोगों को 50% वोट मिला ही नहीं है। that is what we discussed. Yes. सरकार के न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा दाखिल होना चाहिए कि जितने लोगों को अपने क्षेत्र में 50+1 का नहीं मिला है, वो तत्काल निरस्त घोषित किए जाएं और उन पर आपराधिक मुकदमा चलाया जाए इन लोगों के ऊपर कि इन्होंने राजकोष से कैसे छेड़खानी की। ग्राम प्रधान 26% वोट ले लेता है, जीत जाता है। 26% यानी कि 74% तुम्हारे खिलाफ हैं, 60% तुम्हारे खिलाफ हैं, 55% तुम्हारे खिलाफ हैं, तो तुम राजनीतिक पद कैसे लोगे भाई? विधानसभा और वहां भी यही करते हो ना, उठा ले जाते हो प्लेन से, विधायकों को होटल में ऐश कराते हो, इधर बंद करते हो, उधर बंद कर गोवा घुमाते हो, क्या करते हो, किस लिए करते हो? You suggest क्या कर सकते हैं जी दादा? 50+1। लेकिन इन पर मुकदमा, सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा हम लोग दायर करें कि अभी तत्काल 24 का चुनाव जो हो रहा है वो इसी शर्तों पे होगा कि 50% वोट +1 अगर मिलेगा तो आप हैं सांसद या आप हैं प्रधान या आप हैं विधायक, तो बैठिए, वरना इन लोगों को प्रमाण पत्र ना जारी किए जाए, ये राजद्रोह माना जाएगा, देशद्रोह माना जाएगा। और हम लोग जल्दी ही एक पैनल बना रहे हैं इन पर मुकदमा करने का, इस मैटर पे। नहीं, पहले तो ये सजेशन देना पड़ेगा दादा निर्वाचन आयोग को कि ये रूल बने, इसके बाद ही ना आप कह सकते हैं या मुकदमा कर सकते हैं। नहीं तो पहले इनको देते हैं, पहले इनको लिखते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में वाद दाखिल करते हैं। ठीक है दादा, मेरा कहना ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोग मिलकर डिस्कस कर रहे हैं कि जो मेजॉरिटी ये कहते हैं वो वाकई वो माइनॉरिटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं एंड दे हैव नो राइट टू गवर्न। एग्री? या तो दादा PIL डाला जा सकता है। हाँ, पहले हम लोग पावर कंट्रोल के लिए इनकी सभी कमजोरियों पे वार किया जाए और लिखित रूप से ड्राफ्टिंग की आदत डाला जाए। अपनी कोई सलाह है, किसी विभाग को सलाह है, हमको इनसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो सही है सिस्टम ठीक करना है, हमको किसी से दुश्मनी नहीं है। तो ये हमारा एक ज्वाइंट परिवार है, भारत परिवार है, और इसमें जो चीज सही है वही होना चाहिए और सहयोग हम लोग दें, सहयोग के संग साथ भी दें, लगे इनके संग। तुमसे नहीं कंट्रोल हो रहा है कुछ भी, तुम हमें सौंपो ना, हम थोड़ी ना धोखा देंगे कि 4 साल 3 साल में फिर बहाने बना के आएंगे। हम काम ना पूरा कर पाए तो बताना, तुम साले हमको गोली मार देना। नहीं काम पूरा राजीव जी, बातें ऐसी करनी पड़ेंगी कि भाई ये आप करो, नहीं कर सकते हो तो क्यों नहीं कर सकते हो मेरे को बताओ। दिस इज बिल्कुल यस। तो पहले ये सबसे नया पॉइंट आपके मन में है तो बताइए दादा। जो हम लोग सबसे ज्वलंत पॉइंट है 50+1 का। I know that this is coming in my mind also from many। पहले इसी पे वार करते हैं। एग्री, फुल्ली एग्री। इतने आधे खत्म हो जाए, ज्यादा ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है दादा। जी दादा, सारी गवर्नमेंट गिर जाएगी। गवर्नमेंट नहीं, आप एक अच्छा सजेशन देंगे तो अच्छी गवर्नमेंट आएगी। बिल्कुल नैतिकवान, जो जिसको आधे से ज्यादा लोग पसंद करते हैं, वो कमान संभाले। और इससे भी इम्पोर्टेंट है दादा कि सब लोगों को वोट देना कंपलसरी होना एक बहुत नहीं दादा, जो नहीं मैं कहता हूँ ना, वो छोड़िए, आप कंपलसरी छोड़िए, जितने वोट पड़ रहे हैं, क्योंकि वोट में भी बड़ी धांधली है। जैसे मेरा ही वोटर कार्ड 2 जगह से है, एक बनारस से, एक मेरे मूल निशान आजमगढ़ से है, तो मैं एक ही जगह उपस्थित हो पाऊंगा, है ना? तो जितने वोट पड़ रहे हैं उसी का 50%+1 उतने का ही कर लो ना। गॉट योर पॉइंट। एनीबॉडी और कोई पॉइंट है दादा तो प्लीज सजेस्ट करें। दादा नहीं, पहले कमजोरी पे चोट। ओके कमजोरी पे चोट। ठीक है, थैंक यू। ठीक है दादा, नमस्कार राजीव जी, ऐसे ही आते रहिए, अपने विचार देते रहिए। यस, और कुछ चैतन्य बाबू कुछ बोलना चाह रहे हैं? Basically we are fidgeting around what is happening and not on the basic agenda. Right. So precious time is getting wasted. Let us have our points.
सो इन अभी तक जो पॉइंट्स आए हैं, एटलीस्ट 2-3 तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं दैट वी कैन सेलेक्ट। बट जहां तक न्यायिक सुधार की बात है, न्यायिक स्वतंत्रता और दक्षता को तो मजबूत करना ही पड़ेगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और किन्हीं का कोई पॉइंट नहीं है, देन वी कैन इवन क्लोज द सेशन। देख लीजिए आप लोग यदि और कुछ। तो देखिए क्यों जरूरी है ना, हम लोग जो जैसे हमारे यहाँ पीसीएस के लोग भी जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस तरह के नैतिकवान लोगों की बहुत जरूरत है। एंड उसके लिए जैसा कि काफी लोग इसमें सहमत हैं कि कुछ पॉइंट को इकट्ठा किया जाए एंड ऑफिशियली वी शुड raise this point through election commission and to the higher ups that why this cannot be implemented। क्योंकि देखिए एक महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रभुत्व का जो सार्वभौमिक दृष्टिकोण के साथ जो है ना, एक नैतिक आध्यात्मिक जो दलविहीन लोकतंत्र, वो तो थोड़ा लोकतंत्र दलविहीन थोड़ा दूर की बात है, बट इमीडिएटली हम लोग कुछ कर सकते हैं। और जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मेजॉरिटी की जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्योंकि आज जो है ना, जिनके पास मॉरलिटी नहीं है वो एक सिद्धांतों पर जो है आधारित सही दर्शन इनके पास नहीं है, और न तो आध्यात्मिक साधना है ताकि उनमें कुछ वो मोरालिटी दिखे, समाज सेवा की भावना दिखे। तो जागरूक लोगों का कर्तव्य है कि वे राजनीतिक पाखंडियों के हाथ से भौतिक शक्ति और बौद्धिक नेतृत्व छीन लें। राजनेता समाज के लिए किसी काम के नहीं है, आज ये हम सब लोग देख रहे हैं, क्योंकि वे कीचड़ उछालने के व्यवसाय में लगे हुए हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं करते। आप देख लीजिए सुबह से शाम तक, इवन टॉप टू बॉटम, दे सिंपली अब्यूज ईच अदर, दैट्स ऑल, दैट्स हाउ दे पास टाइम। एंड इसमें कितने चीजें जाती हैं ये आप सब लोग समझ रहे हैं। So whatever few points has come, I think we should consolidate, write it to the concerned authorities, and we will do that. I hope you all agree too. And दादा, more I mean I would like to add something, कुछ और भी जोड़ना चाहूंगा। बोले हमारी जो प्रौतिष्ठ सर्व समाज के माध्यम से जो भी हमारे दादा दीदी जुड़े हुए हैं, उनको कुछ एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम लोग थोड़े यंग है तो उस एरिया में ज्यादा एक्सपर्टीज नहीं है और समझ अभी डेवलप नहीं हो पाई है। तो वो अभी मैदान में काफी दिनों से हैं और उनको पता है कि क्या चुनाव आयोग की तरफ से या इस जो इलेक्टोरल सिस्टम है उससे उनको क्या परेशानी आ रही है नैतिक रूप से। जैसे कि अगर आपको कहीं किसी भी चुनाव में खड़े होना होता है तो उसके लिए कितना अमाउंट देना पड़ता है या कितनी की जमानत होती है, जो कि एक ईमानदार आदमी के लिए एकत्रित कर पाना बड़ा कठिन होता होगा। तो एक अगर नैतिकवान खड़ा होना चाहता है और किसी एक अनैतिक व्यक्ति के विरुद्ध खड़ा होना चाहता है, तो उसकी जो रिलेटिव जो उसकी क्षमता है खड़े होने की और उस मतलब उस इंक्लूजन को बर्दाश्त कर पाने की अपनी ईमानदारी की इनकम से, उस पे हम लोग कुछ मतलब अपने एंड से सजेशन दे सकते हैं। क्योंकि ये जो इलेक्टोरल फंडिंग भी थी और जिसपे आकेट किया था सुप्रीम कोर्ट ने भी, तो उसमें सीधी सीधी बात ये आती है कि अगर आप चुनावी लड़ाई में लड़ना चाहते हो, आप नैतिकवान हो, तो कहां से आपके पास इतने फंड्स आएंगे जो कि आप लड़ पाओगे एक एस्टैब्लिश्ड नेता से जिसके पास बहुत सारी फंडिंग है, या एक ऐसी पार्टी से जिसके पास बेनामी धन इकट्ठा हुआ पड़ा है। तो सबसे पहले अगर हम डेमोक्रेसी में, जैसा कि बाबा ने कहा कि जो भी सिस्टम है उसमें पहले घुसना है अंदर जाकर के, तब हम जाकर के व्यवस्था परिवर्तन की बात के बारे में सोच सकते हैं या उस पर कुछ कदम उठा सकते हैं। तो इनिशियली मेरे दिमाग में यही चीज आती है कि अगर कोई नैतिकवान व्यक्ति खड़ा होता है तो चुनाव आयोग को हम ये कह सकते हैं कि जो एक उम्मीदवार खड़ा हो रहा है उसको अगर फंडिंग की भी प्रॉब्लम होती है तो उसको या तो गवर्नमेंट सपोर्ट मिले, तो आप उसके एवज में उसकी जितने भी आप कागज पत्र हैं उसको आप चेक कर लीजिए, उसका बैकग्राउंड चेक कर लीजिए। जब आप एक दागी व्यक्ति को मौका दे सकते हैं जिसके पास करोड़ों करोड़ की संपत्ति है और उसके ऊपर केसेस चल रहे हैं कई सारे, अगर आप उसको भी अलाउ कर सकते हैं, तो एक नैतिकवान व्यक्ति या फिर जिसका एक साफ सुथरा व्यक्तित्व है, जो एक हायर आइडियल को लेकर के समाज में सेवा की उससे आगे आना चाह रहा है, तो उसको
कुछ एड सरकार की तरफ से या पब्लिक क्राउड फंडिंग की तरफ से कर सकती है। तो ये एक आई थिंक पॉलिसी चेंज हम सजेस्ट कर सकते हैं अपने एंड से, सो दैट कि जैसे अभी मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, कुछ लोग मुझसे डिफर कर सकते हैं, हो सकता है उनकी व्यक्तिगत मानसिकता कुछ और हो, लेकिन एक एग्जाम्पल है आपका आम आदमी पार्टी का, तो उसके विषय में कुछ भी आप विचार रखते हो, लेकिन जो उम्मीदवार उस पार्टी के माध्यम से जनमानस के सामने आए हैं, उनकी जो राजनीतिक परिदृश्य रहा वो मतलब उतना जिसको कहा जाता है कि बड़ा चढ़ा करके नहीं था, और कॉमन एक आम आदमी को इस पार्टी ने आगे लेकर के आया। तो ये एक हमारे लिए एग्जाम्पल है कि अगर हम जैसे कि पीएसएस के माध्यम से भी हम लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़े हो पाते हैं, तो अगर हम हर एक ब्लॉक लेवल पे या जिला स्तर पे या डीएचक्यू या जो भी जिस भी स्तर पे हम पीएसएस के उम्मीदवारी तय कर सकें अपने एंड से, और वहां पे जाकर के जो उम्मीदवार हैं उनको हम किसी तरह क्राउड फंड कर सकें या सरकार से उनके लिए कोई मदद ले सकें जिससे कि वो इलेक्शन में अपनी उम्मीदवारी दे सकें, तो वो एक सुधार मुझे लगता है कि आने वाले रिसेंट फ्यूचर में एक वेलकम चेंज हो सकता है। और उसके लिए हमें एज मार्गीज एज पीएसएस मेंबर्स आगे आना होगा और आइडेंटिफाई करना होगा कि किस तरीके से हम अपनी उम्मीदवारी तय कर सकें। सो आई थिंक it is a game of numbers and we have to play this game of numbers with numbers, because हम अगर कहीं पीछे अपने आप को देख रहे हैं तो वो उम्मीदवारी में नंबर्स हमारे कम हैं पीएसएस में, तो पीएसएस के उम्मीदवार ज्यादा से ज्यादा बढ़ें और जो भी उम्मीदवार हैं वो नैतिकवान हो, वो मतलब जितने भी हमारे एक तो प्रभुत्व में दक्ष हो, और अगर दक्ष ना हो तो परम पुरुष से कृपा प्राप्त करें कि भाई आप ही हेल्प कीजिए, आपका काम करने के लिए आ रहे हैं, और जो रियलिस्टिक तरीके हैं हमारे कि हम उनको सपोर्ट करें और हम ये कोशिश करें कि वो दस्तक तो दे सकें भाई, कम से कम विधानसभा में दस्तक दे सकें, जाकर के वहां पे प्रभुत्व की बातें तो कर सकें, कोई एक चुने तो सही, एक भी उम्मीदवार चुना तो जाए। तो उसके लिए हमें मतलब सरकार से रिक्वेस्ट करनी होगी और हमें अपने एंड से एनर्जी लगानी होगी। Thank you. I appreciate this point. At least we can ask the authorities in the government कि यदि भाई आज जो व्यवस्था तुम बना के रखे हो जहां बिना पैसे के आदमी इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, हाउ अ स्मॉल एंड मॉरलिस्ट पर्सन, एक योग्य आदमी किस तरह से आएगा पॉलिटिक्स में? सो ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन। वो तो बोलेंगे कि हमारे पार्टी में आ जाओ तो पैसे दे देंगे। जब 25 करोड़ में लोग खरीद सकते हैं तो फिर आपको लिए भी anyway, but yes, this is a very valid point. We can ask authorities like I mean court. देखिए राजेंद्र दादा, स्टेटस को तो हमको पता है, हमें उसको ध्वस्त करना है। स्टेटस तुमको पता ही है, वो तो मैं मस्ती के लिए बोल दिया, but the point is कि this very question is quite valid. We can ask even the judicial system, even we can ask the election commissioner कि क्या क्राइटेरिया है भाई, एक आम आदमी, सर्विस माइंडेड आदमी जो हर तरह से सेवा करने लायक है, उसको किस तरह से लाया जाए। तो वो तो बोलेगा बिकॉज पार्टी पॉलिटिक्स है ना, देन ऑब्वियसली दे विल गो टू द पार्टी एंड नॉट द इंडिविजुअल। तो बट यस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। थैंक यू सो मच। सो आप लोग यस कुछ बोलना है तो आप लोगों का परमिशन हो तो हम लोग इसको यहीं पर क्लोज करें। मैं तो यही चाहूंगा कि जितने हमारे आज थोड़े कम पॉइंट्स आ पाए हैं जी तो इस पे एक सीरियस डिस्कशन हो और पीएसएस इन्वॉल्व हो थोड़ा ज्यादा सीरियसली इसमें। हाँ जी। और ये देखें कि हम कैसे अपने इस नेटवर्क को, अगर मान लीजिए हम अभी नहीं जीतते हैं लेकिन हमारे जितनी भी जगह जहां पे भी खड़े हो सकते हैं उम्मीदवार, उसको मैक्सिमाइज किया जाए। और उसके लिए क्या किया जा सकता है, किस तरीके से जनमानस में चेतना का संचार करना है, किस तरीके से आगे लेकर के जाना है, उस पे थोड़ा सा एक 2 साल अगर डिस्कशन होगा तो आई थिंक कि नंबर डबल या ट्रिपल हो जाएगा, तो भी काफी सफलता प्राप्त होगी। एब्सोल्युटली दादा, हर जगह यदि खड़े होके प्रभुत्व के बारे में आम जनता को बताएंगे भी। तो आपकी बात से मेरे को एक छोटा सा पॉइंट याद आ रहा है। अभी हम लोग इंटरव्यू कर रहे थे डॉक्टर बत्रा को, द लास्ट सेंटेंस वाज सो पावरफुल। आई थिंक सबको जानना चाहिए कि देखो क्या होगा उसकी चिंता किए बिना हमको प्रभुत्व की जो तर्क संगत जो बातें हैं उनको समाज में एक एक को बताना है, उसको समझ में आ जाएगा। तो जैसे हमारे राजीव जी बोल रहे थे,
वो जो पावर वो है, इफ दे आर कन्विंस्ड देन यू आर इन द पावर। सो इसके लिए एक एक मनुष्य तक जाकर पहुंच होनी चाहिए, बताना पड़ेगा, जैसा कि आपने भी बताया कि जिस विधि से जो समझ सकता है उसको उस मेथड से, ड्रामेटिक से, सॉन्ग से, विद्वान की तरह समझाना पड़ेगा ताकि सब लोग उसके पार्ट हों और समझ सकें। सो तो बोले कि प्रभु तो आ ही जाएगा, बट दिस इज द ओनली जॉब वी हैव टू डू एंड विच इज नॉट बिग जॉब। यदि हम अपनी बातें भी किसी को नहीं बता सकते हैं, देन इट्स सो बॉल इज इन आवर कोर्ट, वी हैव टू सी हाउ वी आर प्लेइंग विद दैट। सो थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों को मेरा रिक्वेस्ट है कि 1 मिनट आप लोग मेडिटेशन में बैठ जाएं, इसके बाद हम लोग सेशन को क्लोज कर देते हैं। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार एवरीवन, सी यू ऑल। दादा एक लास्ट चीज मुझे बोलना था। हाँ बोलिए दीदी, बोलिए। हमें एक पेपर चाहिए। वी नीड अ पेपर इन विच एक MP MLA की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, वी कैन मेक इट आउट। उनके ऊपर उनके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है, और अथॉरिटीज एक मतदाता के पास कितनी है। अगर ये 3 चीजों पर एक पेपर हमें मिल जाएगा तो वी विल पुट आवर फुल फोर्स टू अवेयर द पीपल अबाउट इट। Yeah, let us dig into the Google and chatbot। आजकल तो कुछ तो ढूंढा जा सकता है। इसके बाद गवर्नमेंट की ऐसी चीजें हैं, यदि होंगी तो आई थिंक दिस कैन बी फाइंड आउट दीदी। यस यस दादा, वी नीड दैट दादा। थैंक सो यू, थैंक यू। जैसे चैतन्य देव जी बोल रहे थे, तो आई थिंक उनको काफी कुछ पता होगा। नहीं नहीं, चैतन्य देव जी हमारे चैतन्य देव जी, विद दिस वर्ड आई एम रिक्वेस्टिंग यू, देखिए हमारे यहाँ वैसे भी बहुत कम इस तरह के आध्यात्म आधार के इंटेलेक्चुअल्स हैं। आप कृपया थोड़ा समय निकालिए, जुड़ा करिए, कुछ आर्टिकल्स भी लिखते रहिए। थैंक यू वेरी दादा मच। दादा बाबा कृपा से अब देखिए कुछ ना कुछ तो समय अब निकाल पाऊंगा। अब ये बड़ी बात हो जाएगी मेरे लिए बोलने की उनकी इच्छा के बिना। जी जी, देखता हूँ बात कि तो क्या सही कर सकता हूँ, है ना। है जी। मतलब रेगुलरली जुड़ सकूं और आर्टिकल्स के माध्यम से कंट्रीब्यूट कर सकूं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। और जो जी दीदी बोल रही थी वो इन्फॉर्मेशन दीदी भी कलेक्ट करें, हमें बताएं और हम भी अपने बिल्कुल साइड से बिल्कुल करें। बिल्कुल दादा। ठीक है जी। Thank you very much, Chaitanya ji. Thank you very much, Rajiv ji, and many people who joined after so many days. Thank you so much. Namaskar.